अभी हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, उसका मेन एम क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का, ताकि एक अच्छा एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो हम मेंटेन कर सके। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइड यहाँ पर नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो बोल रहा है कि इनको मैच करो। सबसे पहला क्या है, यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके लिए होता है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए रहता है, नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए रहता है, और ये पीजी कोर्सेज को संभालता है। किसको, पीजी कोर्सेज को। ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सीईसी है ना, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये भी जो है वो नॉन टेक्निकल के लिए ही होता है, बट ये यूजी को संभालता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट को संभालता है। उसके बाद है NIOS दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये किस लिए होता है, ओपन है ना, देखो नाम से पता लग रहा है ओपन। ओपन यानी कि जो बच्चे डिस्टेंस से स्कूलिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उनके लिए होता है, और ये स्कूल के लिए होता है, बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, जो बच्चे क्लास 9th से लेकर के 12th तक हैं। उसके बाद हम बात करें NITTR, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है, इसके फुल फॉर्म भी बोल रहा है टीचर ट्रेनिंग है ना, तो ये किसके लिए होता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होता है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर मेथड को कौन सी स्टेटमेंट इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक ल्यूसिड लैंग्वेज में, एक हम बोले तो क्लियर लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, और तो कुछ किया ही नहीं जाता, ना कोई आइडियाज़ होते हैं, ना कोई पार्टिसिपेशन होती है, बस वन वे लेक्चर रहता है जो कि क्लियर वे में दिया जाएगा। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो मेथड रहता है वो कब बढ़िया रहता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड जो कि एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जिसके अंदर टीचर जो है वो बेसिकली बस स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्ट्रक्शन से डिलीवर करते हैं, तो जो भी बेसिक स्किल्स रहती हैं वो सिखाने के लिए ये मेथड बढ़िया रहता है। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज लर्निंग स्टाइल हमें एक साइड दिए हुए हैं, एक साइड हमें लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, है ना। तो इसके मैं सबसे पहले आपको ना एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, ये टॉपिक हम पूरा कवर अप करेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नेम था डेविड कोब, उन्होंने 1984 में लर्निंग के स्टाइल्स दिए थे, और यहाँ पे उन्होंने 2 लेवल दिए थे, पहला लेवल और दूसरा लेवल, है ना, 2 लेवल दिए थे, एक तो फर्स्ट लेवल और एक सेकंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल के अंदर उन्होंने लर्निंग स्टाइल्स को बताया था, कौन कौन से लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं, हम इसको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले तो है द अकोमोडेटर। अकोमोडेटर में ना कौन से बच्चे आ जाते हैं जो उनके सामने कोई ना कंक्रीट चीज़ है, कोई मतलब फिजिकल चीज़ है जिसकी रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई आइडिया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा आइडिया, बट वो आइडिया है, प्रेजेंट है वो, बट रियल लाइफ में उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर हम वही बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट की क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें अकोमोडेटर की, तो अकोमोडेटर्स कौन होते हैं ना, यहाँ पर उनके सामने कोई चीज़ है, उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद ना उनको ना ऐसे अचंभी हो गई, उसको बेचैनी हो गई है कि हाँ भी मेरे को भी जो है ना उसको ना एक्सपेरिमेंट करके देखना है, हाथों हाथ, मुझे ना मैं उसके बारे में सोचूंगा, ना समझूंगा, ना ही कोई आइडियाज़ डेवलप करूंगा खुद के, बस सामने कोई चीज़ हमने देखी, उसको हमने ऑब्जर्व किया, उसको हमने एक्सपीरियंस किया, हाथों हाथ हमें हो गया कि हाँ भी मेरे को भी वो चीज़ करनी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, एक्टिव यहाँ पर बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन करना है, और मुझे रियल टाइम में रिजल्ट्स देखने हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं, अकोमोडेटर होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं नेचर में, जो कि क्या करते हैं, बेसिकली डूअर्स होते हैं। डूअर्स यानी कि करने में बिलीव रखते हैं, मतलब कुछ भी देखा बस उसको हाथों हाथ कर लिया, और इस चक्कर में ये रिस्क में भी रहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अभी ना सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं, बस सीधा कोई चीज़ देखी और उसको हुआ कि हाँ भी हमने खुद ने भी करनी है, तो रिस्क तो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज असिमिलेटर। असिमिलेटर में कौन होते हैं, जो पहले चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक ना कुछ ऐसे रफ टफ सी थ्योरी बनाते हैं अपने माइंड में, उस थ्योरी के बेसिस पे फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं, आइडियाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना, प्रैक्टिकल उसको एक्सपेरिमेंट उसका करें ना करें, चाहे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उनका इतना ज़्यादा नहीं फोकस रहता है, नॉट कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मेन उनका यहाँ पर किसके साथ कंसर्न्ड रहता है कि हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हमने चीज़ों के बेसिस पे उनसे सीखना है, कुछ थ्योरी बनानी है, और कुछ खुद के कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं, खुद के कुछ आइडियाज़ डेवलप करने हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये कम्प्लीटली है वो चीज़ों को समझते हैं, एकदम से इम्पल्सिव होकर रिएक्ट
नहीं करते हैं, ठीक है, ये अपोजिट होते हैं अकोमोडेटर के। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कन्वर्जर पे। कन्वर्जर कौन होते हैं, देखो नाम से पता लग रहा है, जो कि कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट माने आइडिया, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, कुछ आइडिया है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बिलीव करते हैं। जो उन्होंने थ्योरीज डेवलप की हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे रहते हैं, इनका फोकस वहाँ पे रहता है। नॉर्मली ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच का यूज़ करते हैं, यानी कि चीज़ों को हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना है, बार बार गलती निकलेगी फिर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद डाइवर्जर की बात करें तो ये कन्वर्जर से अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं ना, डाइवर्जर, ये कुछ भी यहाँ पर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ों पे नहीं जाते हैं, और ना ही ये कोई आइडियाज़ वगैरह डेवलप करते हैं। तो फिर ये करते क्या हैं, नॉर्मली क्या ये करते हैं कि आपके सामने कोई चीज़ है, कोई कंक्रीट चीज़ है, उसको आपने देखा, उसको आपने ऑब्जर्व किया, उसको आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे जो है आप चीज़ें सीख रहे हो, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आप कुछ रफ टफ थ्योरी बना रहे हो। ज़्यादा कुछ आप आइडियाज़ पे, कॉन्सेप्ट्स पे या उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे नहीं जाते हो। सिंपली आपने कोई चीज़ देखी, उसको ऑब्जर्व किया, उससे सीखा, दैट्स इट, इतना आप करते हो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को एज अ बिग पिक्चर, उसको देखते हैं, फिर उसको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में डिवाइड करके, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको ट्राई करते हैं ऑर्गेनाइज करने की, उस इन्फॉर्मेशन को, और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही करते हैं, उससे हम कुछ अपने खुद के आइडियाज़ नहीं डेवलप करते, ना ही हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये बेसिकली 4 क्या है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 लेवल्स दिए थे, दैट इज सेकेंड लेवल भी दिया था। सेकेंड लेवल पे कॉब ने क्या बताया था ना, कि इसमें साइकिल क्या रहेगी, यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं ना, कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये कौन सी स्टेजेस में जाएंगे, ये इनके क्या स्टेप्स होंगे, इनका क्या क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, उसका एक प्रॉपर एक साइकिल इन्होंने बताई थी। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व करेगा, उसके सामने कोई कंक्रीट चीज़ है, कोई फिजिकल चीज़ है जो फिजिकली प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसको वो ऑब्जर्व करेगा, उसको वो एक्सपीरियंस करेगा। देन उसके बेसिस पे कुछ ऐसा रफ थ्योरी बनाने की कोशिश करेगा, कुछ जर्नल थ्योरीज बनाने की कोशिश करेगा, उसको बैठ के तसल्ली से ऑब्जर्व करेगा। देन उस रफ थ्योरी के बेसिस पे, उस रफ थ्योरी के बेसिस पे कुछ यूनिक अपने खुद के कुछ आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कंक्लूजन्स को यहाँ पर वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। देन जो भी उसने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है, जो भी उसने आइडियाज़ को डेवलप किया है, उसको न्यू सिचुएशन में या फिर अलग जो एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसके अंदर वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जब उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसको ये एक सीरीज़ में भी उन्होंने बताया। अकॉर्डिंगली अगर हम अब इसमें क्वेश्चन में चलें तो कन्वर्जन कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि पहले क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद डाइवर्जर है। डाइवर्जर कौन होते हैं, उनके सामने कोई चीज़ है, बस उसको वो ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, एंड उसके बेसिस पे वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ हो सकता है अपने माइंड में बस कुछ रफ थ्योरी बना ले, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद असिमिलेटर है। असिमिलेटर यानी कि जो क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, चीज़ों को तसल्ली से सोचते हैं, और उसके बेसिस पे अपने खुद के कुछ ना कुछ आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल पे नहीं जाते हैं कि उसकी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है, उस पर नहीं जाते हैं, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसे सीखते हैं और उस अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जो अकोमोडेटर होते हैं, अकोमोडेटर कौन होते हैं, उनके सामने कोई चीज़ है, फिजिकली कोई प्रेजेंट है कोई चीज़, वो उन्होंने देखी और साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट करने कूद पड़ते हैं, तो वो किसमें आ जाएंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो एक साइड हमें यहाँ पर टाइप ऑफ मेमोरी दी हुई है और एक साइड उनके मीनिंग दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मीनिंग बता देती हूँ। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, वो मेमोरी जिसके अंदर आपके वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज जीके से जुड़ी होती है, जनरल नॉलेज होती है, या कोई ऐसी नॉलेज जो फैक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, कुत्ता कैसे दिखता है ना, डॉगी कैसे दिखता है,
या फिर कोई भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मतलब जो चीज़ें फैक्ट्स से जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होती है, जो चीज़ें जनरल नॉलेज की हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। एपिसोडिक मेमोरी में वो सारी मेमोरीज रहती हैं जो रिलेटेड होती हैं अपने लाइफ इवेंट से। किससे? अपने लाइफ इवेंट से। अब तक की लाइफ में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं या फिर जो चीज़ें आपके आसपास हुई हैं, अराउंड यू हुई हैं, या तो आपके साथ हुई हैं या फिर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में हुई हैं किसी के साथ, या फिर आपके आसपास के इन्वायरमेंट में हुई हैं, तो वो सारी एपिसोडिक मेमोरी में आ जाती है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ खुद की हिस्ट्री, खुद की लाइफ हिस्ट्री से जुड़ी होती है, यानी कि अब तक की लाइफ में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कुछ आपकी मेमोरीज रही हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इवेंट्स हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद से रिलेटेड होती हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज। उसके बाद आता है स्पेशल मेमोरीज। स्पेशल मेमोरीज में कौन सी मेमोरीज होती हैं? लाइक अभी आप कॉलेज से घर जा रहे हो तो आपको घर का रास्ता पता है ना, आपको याद है, आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से याद है। कोई शॉप है वो कहाँ पे है, आपको कपड़े लेने जाने हैं तो आपको पता है कि हाँ भी XYZ शॉप जो है वो XYZ प्लेस पे है, तो आपको उसका रास्ता पता है, आपको याद है ना। वो एक बार आप गए हो, 2 बार गए हो, 4 बार गए हो, देन उसके बाद आपको याद हो गया है वो रास्ता, तो वो सारा कहाँ पे जाता है? स्पेशल मेमोरीज में जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करने जाएँ अकॉर्डिंगली, सिमेंटिक में क्या हो जाएगा? मेमोरी ऑफ जनरल नॉलेज हो जाएगी। बी दैट इज एपिसोडिक मेमोरी, वो किस में आ जाएगी? यहाँ पर जो भी इवेंट्स होते हैं लाइफ के आपके साथ हुए हैं या आपके आसपास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर सी आ जाएगा, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, वो सेकंड में के साथ मैच हो जाएगा, यानी कि आपकी जो खुद की योर ओन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। और स्पेशल मेमोरीज लाइक फॉर एग्जांपल घर का रास्ता है वो आपको याद है तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, डन। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है प्लस स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक देना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा? कहूट सॉफ्टवेयर होता है। कहूट सॉफ्टवेयर क्या है? एक नॉर्वेगियन ऑनलाइन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू या जिसके ऊपर बच्चों को लर्निंग करवाई जाती है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से करवाई जाती है, एक फ़न तरीके से करवाई जाती है, जहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, मल्टीपल चॉइस क्विजेज जनरेट होते हैं। बच्चा जब वो क्विज़ को आंसर करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग भी हो जाएगी, और जैसे ही वो क्विज़ को आंसर करेगा उसको पता भी लग जाएगा, इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा, है ना। तो कहूट एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मज़े से करके, मतलब एक थोड़ा सा एक इन्जॉयमेंट, एक फ़न करके बच्चा जो है वो सीख जाता है। एजुकेशनल गेम बेस्ड लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। डन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर किसी बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है और उसको डिसिप्लिन सिखाना है या उसको डिसिप्लिन में लाना है, वो डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे फिर टीचर क्या करना चाहिए? टीचर को वहाँ पे नॉर्मली तसल्ली से, रिस्पेक्टफुली बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से समझाओ, ब्रीफ में समझाओ, असर्टिवली समझाओ, यानी कि बच्चे को क्लियर कट शब्दों में खुल के एक्सप्रेस करके बता दो ताकि सामने वाला समझ जाए। यानी कि आपके समझाने में इतना दम होना चाहिए, गुस्सा करना है, ठीक है, आप प्यार से समझाओ, और यहाँ पे आपके समझाने में इतना दम होना चाहिए, क्लियरली बताओ ताकि बच्चा जो है वो डिसिप्लिन में आ जाए, है ना। डांट के तो कुछ होता नहीं है, तो रिस्पेक्टफुली, ब्रीफ और असर्टिव तरीके से समझाओ। सही आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये पहले मीनिंग बता देती हूँ। फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जहाँ पे आपकी वो सारी मेमोरी स्टोर रहती हैं, कोई ऐसी मेमोरी जो रिलेटेड है आपके, कोई भी आपके साथ पास्ट में कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है या बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। होता है ना अपने साथ कई बार कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है ना, कोई शॉकिंग इवेंट हो गया या फिर कोई सरप्राइजिंग इवेंट हो गया जो अपन सारी उम्र नहीं भूलते हैं। वो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी में अपने जो है वो स्ट्रांगली वो स्टोर हो जाता है, सारी उम्र नहीं भूलते हैं। तो ये एक पर्सनल बेसिकली मेमोरीज रहती हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक बेसिकली ना, जैसे अभी इंसान के साथ क्या होता है ना, पास्ट में एक्सपीरियंसेस होते ही रहते हैं, है ना। पास्ट में उसने कोई नॉलेज गेन की है, कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर गाइड होता है प्लस उसका करंट गाइड होता है। आपने पास्ट में कोई गलती की है तो कहीं ना कहीं आप उसे रिपीट नहीं करोगे, है ना। आप पास्ट से सीखे हो तो आपको करंट सिचुएशन में अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन रिपीट होती है तो आप उसमें वो गलती रिपीट नहीं करोगे। तो आपका करंट में आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको गाइड करेगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पास्ट में कोई भी आपने नॉलेज गेन की है कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके बेसिस पे आप करंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ पा रहे हैं, करंट की जो चीज़ें हैं उसको समझ पा रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। डन।
इसके बाद हम बात करें ऑटोमेटिसिटी की। इसमें क्या होता है ना कि कई बार ना बच्चा इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेता है, रिपीटेटिव, कई बार ना हम किसी चीज़ को करते हैं बार बार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा फिट बैठ जाती है अपने दिमाग में कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज़ करनी पड़ेगी तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ऑक्यूपाइंग माइंड आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, आपकी एक तरीके से वो हैबिट ही बन गई है, तो जब भी आपके सामने वो चीज़ आएगी तो आपका ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जो है वो सामने निकल करके आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी पे। प्रोसीजरल मेमोरी में ना वो सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं जो स्किल्स से रिलेटेड होती हैं। आपने कोई स्किल सीखी है, फॉर एग्जांपल साइकिल कैसे चलते हैं, चलते कैसे हैं, हाउ टू वॉक, जैसे हम बचपन में सीखते हैं चलना, तो अभी आपको बड़े होके कोई पूछे कि हाँ भी चलते कैसे हैं यार, मेरे को बताना कि कैसे चलते हैं, आप बता पाओगे, आप एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं ना। तो ये वो स्किल्स होती हैं जिसको हम लोग ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नॉर्मली ये इम्प्लिसिट मेमोरी का ही टाइप होता है प्रोसीजरल मेमोरी। ऐसी मेमोरी में मतलब बेसिकली ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है, स्किल बेस्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसको हम लोग रिट्राइव तो कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जब भी हमें ज़रूरत है, हमें वो स्किल्स दोबारा करनी है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना सीखा है हमने बचपन में, साइकिल चलाना सीखा, 4-5 साल चलाया, उसके बाद जो है वो हमने मुड़ के फिर 10-15 साल चलाया ही नहीं साइकिल। स्टिल अगर आज भी हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम से वो रिट्राइव हो जाती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो स्किल्स जो है वो हमने सीखी हुई हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है और हमारी वो स्किल्स आ जाएंगी। बट हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं स्किल्स जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी में आता है। डन, आया समझ? अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम चलते हैं। इशिता है, उसने अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि बेसिकली अभी जो इशिता है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अभी उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? बेसिकली ये ऑटोमेटिसिटी का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे, ये क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं मूव के, और यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन सा कंपोनेंट आता है वो हमें मैच करना रहेगा। सबसे जो पहला क्वाड्रेंट है दैट इज़ ई ट्यूटोरियल, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ई ट्यूटोरियल, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स वगैरह रहते हैं। देन उसके बाद बच्चा क्या करेगा? सेकंड नंबर पे उसका स्टडी मटेरियल चाहेगा, है ना, उसको रीडिंग मटेरियल चाहेगा जिससे बच्चा पढ़ सके, तो वो क्वाड्रेंट सेकेंड हो जाता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं वेब रिसोर्सेज, यानी कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत सारे और लिंक्स चाहिए रहेंगे और अदर जो है वो मटेरियल चाहिए रहेगा, जो बेसिकली वेब रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था कि वेब रिसोर्सेज में क्या होता है ना कि जो भी एक्स्ट्रा लिंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे जो एक्स्ट्रा लिंक्स दिए हुए हैं, विकीपीडिया के, कुछ अदर बुक्स रेफ़र की हुई हैं, तो वो सारे जो ई बुक्स होती हैं वो रेफ़र की हुई हैं, तो वो सारे आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज पे, तो वो सारे वेब रिसोर्सेज में आ जाते हैं। डन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाता है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आप खुद को इवैल्यूएट करोगे कि हमने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप क्विजेज या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आप कोई भी यहाँ पर मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं खुद को इवैल्यूएट करने के लिए। डन। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है ना? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने अभी कुछ बताया और बताया, आपको 2 घंटे याद रहा, आपको 4 घंटे याद रहा, फिर आप भूल गए, है ना। इमीडिएटली तो आप रिकॉल कर पा रहे हो, बट थोड़ी देर बाद आप भूल जा रहे हो, तो वो सेंसरी मेमोरी होगी। सिमेंटिक मेमोरी, जहाँ पे आपको चीज़ें कंप्लीटली याद रह रही हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जनरल नॉलेज की जो बेसिकली चीज़ें होती हैं, है ना, लाइक इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, है ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जिसको आप स्टोर भी कर पाते हैं, साथ ही साथ जब भी आपको ज़रूरत है आप रिट्राइव भी कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, सिमेंटिक मेमोरी। तो अकॉर्डिंगली दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं, दैट इज़ एडे मॉडल है, जो कि इंस्ट्रक्शनल का मॉडल है, यानी कि एक टीचर है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना, तो उसको गाइड करता है बेसिकली टीचर के इंस्ट्रक्शंस को। एक एडे मॉडल है, क्या है, हम उस पर जाते हैं। सबसे पहले एडे मॉडल क्या बोलते हैं ना, ए से है, दैट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस में यानी कि टीचर सबसे पहले तो करंट सिचुएशन को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे अच्छे से कि हाँ भी हमारे लर्नर्स कैसे हैं, हमारी करंट सिचुएशन कैसी है, बच्चों की नॉलेज ऑलरेडी कितनी है, कितनी नहीं है, तो वो सारी करंट सिचुएशन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो है
कि कैसे हमें यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑनलाइन जो कोर्स है उसको डिज़ाइन करेंगे, या फिर जो भी लर्निंग प्रोग्राम रहेगा, पूरा का पूरा कोर्स रहेगा, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे नहीं डिज़ाइन करना, उसके बारे में यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे कि क्या कुछ कवर किया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कैसे कैसे हमने पढ़ाना है बच्चों को, क्या सीक्वेंस होगा, वो सारा यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली में फाइनली हम यहाँ पर ई लर्निंग कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं कि हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। जब हमने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, फिर फाइनली उस कोर्स को बच्चों को दे दिया जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ जाता है, यानी कि बच्चों को कोर्स बांट दिया जाता है ऑडियंस को। इसमें क्या होता है कि लाइक जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको अपलोड कर दिया है ना, या कोर्स को पूरे को अपलोड कर दिया, कोई फाइल्स है, कोई स्टडी मटेरियल है, उसको एक्सपोर्ट या अपलोड कर दिया, तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद जो होता है एट लास्ट कि कोर्स से बच्चों की ज़रूरतें पूरी हुई हैं या नहीं हुई है, कोर्स ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया, इस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, और अगर कहीं गलती है तो उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। तो बेसिकली जब टीचर ने इंस्ट्रक्शन देनी है या अपना कोई भी कोर्स जो है वो डेवलप करना है, तो ये पूरा एक जो है वो प्रोसेस जो टीचर फॉलो करते हैं, दैट इज़ एडे मॉडल। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन में अभी क्या पूछ रहा है कि जहाँ पे जो एडे मॉडल है इसके अंदर आई और ई के जो ये यहाँ पे इनिशियल्स दे रखे हैं, तो आई और ई से क्या है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये हो जाएगा डन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन क्लास है, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, प्रॉपर रीडिंग मटेरियल बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिस पे फोकस जो है ना वो कंटेंट पे किया जा रहा है, कि यानी कि पूरा अच्छे से कंटेंट देना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, पीपीटीज़ हैं, रीडिंग मटेरियल बच्चों को दिया जा रहा है जो बच्चे पढ़ सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो चूज़ करेगा, इन सब में से सिलेक्ट करेगा ऑप्शंस, तो यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने आपको मूक वाले लेक्चर में भी बताया था, एक्स मूक्स जो रहते हैं उसमें एलएमएस का यूज़ होता है, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ रहता है। नॉर्मली वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो है वो तरीके से चलते हैं कि बच्चों के आपस में इंटरेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि हाँ भी बच्चे इंटरेक्ट करें या बच्चों आपस में कनेक्ट कर पाएँ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाना है और कॉन्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएगा। डन। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ में नहीं आता, लर्निंग के जो बेसिकली लॉज रहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इनमें से कौन सा इन्होंने पूछा प्राइमरी में नहीं आता। इफेक्ट आता है प्राइमरी में, रेडीनेस आता है, एक्सरसाइज आता है, बट मल्टीपल रिस्पॉन्स जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, वो इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड हमें दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट मेथड है वो जो जॉन डेवे ने फिलॉसफी है उसके साथ रिलेटेड है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद सेकंड मेथड क्या, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो प्रोजेक्ट मेथड है ना उसके अंदर बेसिकली होता क्या, पार्टिसिपेशन होती है बच्चों की, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नॉर्मली प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है ना कि बच्चों को टीचर प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं, बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीटली यहाँ पे बच्चों की पार्टिसिपेशन रहती है, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, नया नया मटेरियल एक्सप्लोर करेंगे और खुल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे जो जॉन डेविस की फ़िलॉसफी है एजुकेशन की, वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जॉन डेवे भी यही बोलते हैं कि बच्चा सबसे बढ़िया सीखता है लर्निंग बाय डूइंग से, यानी कि जब बच्चा खुद चीज़ें करके देखेगा ना, तब बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर पाता है, अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड भी तो वही होता है ना, प्रोजेक्ट मेथड में भी यही चीज़ होती है कि बच्चा खुद से प्रोजेक्ट बनाता है, जब बनाएगा तो सीखेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। चलिए आगे हम चलते हैं। श्योर मॉडल दे रखा है, ये भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल ही है, जब टीचर ने अपना पूरा डिज़ाइन करना होता है, इंस्ट्रक्शंस का मेथड पूरा का पूरा डिज़ाइन करना होता है, उसके रिगार्डिंग एश्योर मॉडल है। तो आर से क्या है, हम सबसे पहले एश्योर मॉडल पे चलते हैं। एश्योर मॉडल क्या बोलता है, ए से यानी कि एनालाइज द लर्नर्स। सबसे पहले यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, अपने लर्नर्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि उनकी ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, उनके पास उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनको कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कंप्लीटली वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लर्नर्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद
स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे वो सेट करेंगे टीचर यहाँ पे, है ना, कि लाइक बच्चों को पढ़ाना है तो एट द एंड हमें क्या अचीव करना है, बच्चों को एग्ज़ाम क्रैक करवाना है या बच्चों को सिखाना है, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करनी है, एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एट द एंड क्या अचीव करना है, वो यहाँ पे टीचर सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे सिलेक्ट मैथड्स, यानी कि हमने अभी अपने लर्नर्स को भी एनालाइज कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए, देन किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, है ना, कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ाना है या डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना है, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना है या केस स्टडी देनी है बच्चों को, यानी कि कौन से मेथड से हमें बेसिकली बच्चों को पढ़ाना है वो यहाँ पे टीचर डिसाइड करते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे टीचर ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से मीडिया रहेंगे, कौन से मटेरियल, तो यू से यहाँ पे आ जाता है यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, यानी कि कौन कौन सा कितना कैसा कैसा स्टडी मटेरियल रहेगा, कौन कौन से मीडिया हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, यहाँ पे वो टीचर डिसाइड करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर, यहाँ पे फिर टीचर ये बेसिकली ट्राई करते हैं कि लर्नर की पार्टिसिपेशन हमने कैसे मैक्सिमम करवानी है, मतलब लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके, क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, लर्नर की पार्टिसिपेशन कैसे, हम कौन सा मेथड सिलेक्ट करें कि लर्नर की पार्टिसिपेशन बेस्ट से बेस्ट हो, तो यहाँ पे आर में लर्नर की पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। एट द एंड जो ई में है दैट इज़ इवैल्यूएशन एंड रिवाइज, यहाँ पे टीचर ये देखते हैं कि हाँ भी जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी हमारे यहाँ पे मेथड्स हमने डिसाइड किए थे वो सारे सही से इम्प्लीमेंट हो गए हैं या नहीं हो गए, बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं पूरे हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर टीचर्स देखते हैं। तो बेसिकली ये जो लास्ट रहता है दैट इज़ टीचर यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे और रिवाइज करेंगे कि हाँ भी कितना सीखा है और क्या नहीं सीखा है। डन। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर से क्या हो जाएगा, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हुए है दैट इज़ स्वयं प्रभा जो है इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, नहीं यहाँ पे स्वयं आएगा, ठीक है, स्वयं प्रभा नहीं, तो स्वयं जो है वो बेसिकली इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं था, स्वयं जो था वो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बेसिकली यहाँ पे फर्स्टली इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, हाँ, बट स्वयं को जो आगे प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करना है, उसको सारा मैनेज करना है, वो MHRD प्लस AICT ने मिलके किया था माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा है तो उस टाइम पे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था भी नहीं, इसका जो नेम था वो रियल मिनिस्ट्री ऑफ HRD था, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और नीचे क्या बोल रहा है, जो DTH चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के वो जो है वो GSET से कनेक्टेड होते हैं, बट इसने क्या बोला, INSET 30 से सैटेलाइट्स वहाँ पर यूज़ की जाती है तो टेलीकास्ट करने के लिए प्रोग्राम्स को, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। डन। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग है। अथॉरिटेटिव क्लासरूम है, अथॉरिटेटिव क्लासरूम में क्या होता है, ये वो मैनेजमेंट स्टाइल है जहाँ पे टीचर बच्चों को इनकरेज करते हैं कि हाँ भी आप इंडिपेंडेंटली सोचो, इंडिपेंडेंटली थिंक करो, बट साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो अच्छे से मॉनिटर भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं ताकि बच्चा कोई गलती ना करे। तो अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि एक ओपन, यहाँ पे बेसिकली टीचर एक मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट बच्चों को छोड़ते हैं, बट साथ ही साथ एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग वहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्व करने का यहाँ पे टीचर का रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अथॉरिटेरियन पे। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो अपनी अथॉरिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव रहते हैं। यहाँ पे टीचर जो है या कोई भी मैनेजमेंट जो है वो ओपन नहीं रहती है, उनका ये फोकस रहता है कि क्लासरूम में जो डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, वो कैसे मेंटेन करना है। लर्निंग पे उनका इतना ध्यान नहीं रहता है कि बच्चों को लर्न करवाना है, डिसिप्लिन पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है, ठीक है। उसके बाद परमिसिव है। परमिसिव में क्या होता है ना, ये वो मैनेजमेंट स्टाइल है जहाँ पे कम्प्लीटली बच्चों को फ्रीडम दे दी जाती है, बच्चों को ऑटोनॉमी दी जाती है, बट हाँ थोड़ा बहुत लिटिल सपोर्ट तो देखो रहता ही है टीचर का यहाँ पे, ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छी लर्निंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके, बट बेसिकली यहाँ पे बच्चों को ऑटोनॉमी दी जाती है। उसके बाद है दैट इज़ लास्ट विदिटनेस। इसमें क्या होता है, ये मैनेजमेंट स्टाइल वो होता है जहाँ पे बच्चों के ऊपर जो है वो बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं टीचर, उनकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे भी रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो भी टीचर करते हैं, और ये शो करते हैं टीचर बेसिकली स्टूडेंट्स को कि हाँ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम उस चीज़ के अवेयर हैं, ठीक है। कंप्लीटली यहाँ पे फ्रीडम नहीं छोड़ी जाती है। तो वो क्या होता है, विदिटनेस। वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब अभी कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना घटी है, तो हम उसके आई विटनेस हैं, हमने खुद ने सारी चीज़ें हमने देखी है एक एक चीज़, तो उससे आप ये चीज़ याद कर सकते हो। विदिटनेस में क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर ऐसे नज़र रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18th का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 19th पे। 19th क्या बोल रहे हैं, स्वयं प्रभा, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशिएट लिया था किसने, एक्चुअली में ये MHRD ने इनिशिएट लिया था, और जिसका नाम अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। जो पीछे आपके पास क्वेश्चन था वहाँ पे अकेला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ था, बट एक्चुअली में जब वो इनिशिएट लिया गया था ना स्वयं प्रभा का, तब उसका नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ HRD था, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी, ठीक है। तो स्वयं प्रभा क्या है, ये वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका अब नाम है, बट पहले उस टाइम पे क्या था, MHRD था। और ये बाकी की स्टेटमेंट है, दैट इज़ 24x वहाँ पे DTH चैनल्स के थ्रू जो कोर्सेज हैं वो दिए जाते हैं, टेलीकास्ट किए जाते हैं, ठीक है, डन। चलिए आगे हम चलते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं स्वयं के, तो इनमें से कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर नॉन टेक्निकल UG के लिए रहता है। मैंने आपको ऑलरेडी मैच द फॉलोइंग में बताया था, नॉन टेक्निकल के लिए दोनों रहेंगे, UGC भी रहेगा, CEC भी रहेगा, बट जो अंडर ग्रेजुएट है यानी कि जो UG है उसको कौन संभालता है, CEC संभालता है, तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो ऐसी कौन सी स्टडी होती है जिसके अंदर बच्चों के जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होते हैं, बच्चों को याद करनी है चीज़ें, बच्चों को समझनी है चीज़ें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपना दिमाग लगाना है, डिसीजंस लेने हैं, तो इन सबसे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, माइंड की डेवलपमेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जो करंट अभी का एट प्रेजेंट का जो स्वयं प्रभा है प्लेटफॉर्म है, सॉरी स्वयं प्लेटफॉर्म है, वो डेवलप किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT दिल्ली ने नहीं, ये गलत है, IIT मद्रास आएगा यहाँ पे, ये गलत है। और जो स्वयं है वो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए बना है, ये भी गलत है, 3 प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए बना है, तो अकॉर्डिंगली दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट से पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सिंक्रोनाइज इंटरेक्शन या फिर सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, ये वो कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होती है जो बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो रियल टाइम में चलती है ना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो लाइव चल रही है, आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, एक तरीके से लाइव हो गया, कोई लाइव सेशन चल रहा है, तो आपका इमीडिएटली आपने कुछ पूछा, सामने वाला इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा नहीं कि हाँ भी वो 2 घंटे बाद या फिर 4 घंटे बाद रिप्लाई देगा, ठीक है, ये शेड्यूल्ड रहते हैं। और असिंक्रोनाइज वो रहते हैं जो शेड्यूल्ड नहीं रहते हैं प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली इंटरेक्शन होती है वो अपने हिसाब से होती है, कन्वीनियंस के हिसाब से होती है, ऑन टाइम पे होती है, ऐसा कुछ फिक्स रियल टाइम नहीं रहता है। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अभी किसी को मेल करके छोड़ दिया है, तो वो 2 घंटे बाद फ्री होकर के उस मेल का आपका रिप्लाई कर रहा है, तो वो असिंक्रोनाइज हो गया है ना। तो अभी हम इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने पूछा क्या, असिंक्रोनाइज पूछा है कि जब भी लर्नर्स और टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन से असिंक्रोनाइज इंटरेक्शन है जिसका यूज़ टीचर करते हैं बेसिकली या लर्नर्स करते हैं, तो इनमें से कौन से हो जाएंगे, B, C एंड D। असिंक्रोनाइज जैसे मैंने आपको बताया फेस टू फेस नहीं है, तो ईमेल हो गया। उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, कोई विकीज़ एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स आप किसी को सेंड कर रहे हैं, उस पर जो सामने वाला है वो थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई डिस्कशन बोर्ड्स हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हो, आपके कोई भी आइडियाज़ है, ओपिनियंस है, आप उसको भी छोड़ सकते हो, और सामने वाला पर्सन अपने हिसाब से उस पर रिएक्ट कर सकता है बाद में, ठीक है, तो वो डिस्कशन बोर्ड्स हो जाते हैं। तो ये तीनों ही किस में आ जाएंगे, B, C एंड D, असिंक्रोनाइज में आ जाएंगे। अब वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग तो देखो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, दैट इज़ लाइव चलती है ना, किसी के साथ आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, तो वो फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉल पे हो जाएगी। अभी वेब लिखा है तो फिर वो ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग है, तो यहाँ पे क्या रहता है, लाइव रहता है, यानी कि फेस टू फेस, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन भी जो है वो लाइव इंटरेक्शन चल रहा है, यानी कि सेम टाइम में चल रहा है, रियल टाइम में चल रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, सिंक्रोनाइज के हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप की कौन सी स्ट्रेटजीज इनमें से है वो हमें बतानी है। सबसे पहले हम उसके ऊपर चलते हैं, स्ट्रेटजीज के ऊपर चल रहे हैं। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या होता है ना, बच्चे को एक तरीके से सिखाया जा रहा है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप चलती थी जिसमें बच्चे की ओनली स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता था, साइकोमोटर स्किल्स के ऊपर, कि बच्चे की स्किल्स डेवलप करनी है, या फिर जो भी हमारे सामने है मेंटी है जो बच्चा सीख रहा है, या फिर आप कह सकते हैं लर्नर है जो सीख रहा है, तो उसकी हमने साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करना है। बट आजकल के टाइम पे जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप रहती है, इसके अंदर ये फोकस किया जाता है कि सामने वाले को, लर्नर को सिखाना तो है ही, उसकी स्किल्स तो डेवलप करनी ही करनी है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्किल्स को डेवलप करना है। साथ ही साथ ना यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि बच्चा कैसे खुद का भी माइंड लगाए, है ना, उसकी जो कॉग्निटिव है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको भी हमने इम्प्रूव करना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर क्या होता है ना, यहाँ पर मेंटर क्या करेंगे,
यहाँ पर चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को करके दिखाया और सामने जो लर्नर है, बच्चा है, उसने उसी चीज़ को कॉपी किया, उसने उस चीज़ से सीखा। तो शुरुआत में क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, तो इनिशियल स्टेप्स में क्या होता है, मेंटर जो है वो चीज़ें करके दिखाता है और सामने जो बच्चा होता है उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, मॉडलिंग हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज़ कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है ना कि जो मेंटर है ना वो ऑब्जर्व करता है, मेंटी जो है वो अपना काम कर रहा है, जो मेंटी है वो अपना काम कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, साथ साथ जो मेंटर है उसका पूरा गाइडेंस है, उसका पूरा फीडबैक है। बच्चा जहाँ पे भी अटक रहा है, गलत कर रहा है, वो साथ साथ गाइड करते हैं, फीडबैक देते हैं और साथ साथ जो है वो पूरा ऑब्जर्व करते हैं मेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो वो कोचिंग में आ जाता है। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है ना, ऐसे से ऐसे याद रख लेना, स्कैफोल्डिंग में सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो मेंटी होते हैं ना वो कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई भी वो टास्क कर रहे हैं, वो किसके सपोर्ट से करेंगे, मेंटर के सपोर्ट से करेंगे। तो यहाँ पर मेंटर का जो है वो पूरा सपोर्ट रहता है, सपोर्ट की हेल्प से जो मेंटी है वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। डन, यहाँ तक आया। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है ना, जब जितना भी अब तक सीखा है बच्चे ने, जो भी उसकी लर्नड नॉलेज है, उसको वो वर्बली एक्सप्रेस करके बताते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करके नहीं सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं, जब वो खुद एक्सप्रेस करते हैं ना, किसी को हम लोग खुद समझाते हैं, तब वो बेटर सीख पाते हैं। तो आर्टिकुलेशन में क्या होता है, जो मेंटी होते हैं ना, जितना भी उनकी जो रिफ्लेक्शंस है अब तक, जितना भी उन्होंने सीखा है, स्किल्स को तो वो बोल के नहीं बता सकते हैं, बट जो नॉलेज उन्होंने गेन की अब तक, उसको वो वर्बली एक्सप्रेस करके बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कंपेयर और लिख लेना, मतलब नीचे जो एक्सप्लेनेशन रहेगी उसके अंदर। यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, बच्चा जो है, जो मेंटी है, वो क्या करता है, या जो लर्नर है वो क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है अपनी परफॉर्मेंस को, यानी कि वो एसेस करता है कि मैंने अब तक कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। यहाँ पे वो खुद के बेसिस पे तो करता ही करता है इवैल्यूएट खुद को, साथ ही साथ वो दूसरों के साथ भी अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, उसके साथ के जो उसके क्लासमेट्स हैं, पीयर्स हैं, वो कितना सीखे हैं और मैं कितना सीखा हूँ, है ना। तो उनसे कंपेयर करके वो कितना सीखा है वो उस चीज़ को इवैल्यूएट करता है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में मेंटी क्या करता है, कोशिश कि जितना मैंने सीखना था सीख लिया, मैंने खुद को इवैल्यूएट भी कर लिया, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर अभी वो एट लास्ट ट्राई करता है कि जितना मैं नहीं सीखा, जो मेंटर ने नहीं बताया, बट वो शॉन बाय मेंटर, वो तो सीख ही लिया, उसके बियॉन्ड जाता है, यानी कि जो मेंटर ने नहीं बताया उसको भी, वो उन टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को भी वो सीखने की कोशिश करता है। तो ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में 6 स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो कि एक सीरीज़ में चलेंगी, लाइन वाइज चलेंगी, इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेटेजीज पूछी गई हैं, तो कौन सी होंगी, मॉडलिंग, ठीक है, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उसके बाद आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। बी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि इसको एक सीरीज में लगाना है, तो सीरीज में कैसे लगाएंगे, पहले मॉडलिंग, देन कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। डन, चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इसमें भी चलती हूँ, इसमें डायग्राम है, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ये क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे है थिंग्स द लर्नर कांट डू, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ऐसी चीज़ें, वही सेम चीज़ जो आप खुद से कर पा रहे हैं। तो कैसे कर पा रहे हैं, आपको किसी ना किसी की तो हेल्प मिली होगी ना, तो उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि पहले अभी आप जो है एट प्रेजेंट जो है वो कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको किसी की भी हेल्प मिली, चाहे वो फ्रेंड है, पीयर है, चाहे वो कोई पेरेंट्स हैं, फ्रेंड है, टीचर है, मेंटर है, कोई भी एक्सपर्ट है, उसकी आपको हेल्प मिली, देन उनकी हेल्प की से आप वो चीज़ें अभी खुद से कर पा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो चीज़ अभी आप खुद से कर पा रहे हैं और जो चीज़ आप पहले खुद से नहीं कर पा रहे थे, उनके बीच में जो गैप होता है ना, उनके बीच में जो ये डिफरेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। डन, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैस्मिन है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रही थी, उसे अच्छे से नहीं हो रहा था, उसकी रीडिंग अच्छे से नहीं आ रही थी, वो फ्रस्ट्रेट हो गई। एंड उसके बाद उसकी फ्रेंड है रंजीता, उसने उसको गाइड किया, उसकी हेल्प की कि कैसे कैसे सब करना है काम। देन उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गई, उसको डिजायर्ड रिजल्ट मिल गए। तो ये क्या हुआ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया। डन, चलिए आगे हम बात करें। बेंडूरा से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी यहाँ पे बताई है लर्निंग की, और बोला है कि इनमें से क्या कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं बेंडूराज लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी। नॉर्मली बेंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो क्या बोलती थी ना, कि कोई भी बच्चा है वो
तब बहुत ज़्यादा सीखता है जब वो दूसरों को देख रहा है ना। अपन सोसाइटी में जाते हैं, अभी सोसाइटी में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देख रहे हैं, अपने पीयर्स को भी देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, किस सिचुएशन में उनके क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्या उनके रिएक्शंस हैं चीज़ों को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हमें वो चीज़ सही लगती है तो हम उसे कॉपी करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम चीज़ें सीखते हैं, हमारी लर्निंग होती है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड में डाल रखा है, उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है एनटीए वालों ने। तो फिर इसमें बेसिकली रहता क्या है, यहाँ पे चीज़ें हम लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, मॉडल करके यानी कि कॉपी करके करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी लर्निंग होती है तो 4 स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं बैंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी में। सबसे पहले क्या आता है, दैट इज़ अटेंशन, यानी कि आपके सामने कोई पर्सन है, आपका ध्यान उस पर जाएगा। मॉडल यहाँ पे वो पर्सन होगा जिसको आप कॉपी करोगे, तो मॉडल की तरफ आपका ध्यान गया है ना। उसके बाद जो भी वो सामने वाला आपका मॉडल है, वो कोई भी उसके सामने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई है तो उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, आपने अटेंशन उसको दिया। देन उसके बाद आपने उस ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को याद भी रखा, है ना। वी मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यानी कि आपने रिटेन रखा कि हाँ भी उस पर्सन ने उस सिचुएशन में ऐसा किया था, वो मेरे को अभी याद है। उसके बाद मेरे सामने जब सेम सिचुएशन आई है तो क्या मैं उस सेम बिहेवियर को रिपीट कर पा रहा हूँ, कॉपी कर पा रहा हूँ, है ना। मैं क्या इतना कैपेबल हूँ, हम फिजिकली हमारे पास स्किल्स हैं, हम इतना कैपेबल हैं कि हम उसको रेप्लिकेट कर सके, हम उसको कॉपी कर सके बिहेवियर को, जो तो वो रिप्रोडक्शन में आता है। और साथ ही साथ हम कैपेबल तो हैं, हम कॉपी तो कर पा रहे हैं, हम कर सकते हैं वो चीज़, बट क्या हमारे पास इतनी मोटिवेशन है कि हम भी अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमें भी वो बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें भी वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो हम खुद मोटिवेटेड भी होने चाहिए कि वो सेम बिहेवियर को कॉपी करने के, ठीक है, वो सेम बिहेवियर अडॉप्ट करने के। और अगर हमारे पास सबसे पहले तो हमने ध्यान दिया मॉडल पे, देन उसके बाद उसका बिहेवियर को हमने याद भी रखा, है ना, उसने कैसा बिहेवियर किया था। उसके बाद हम खुद भी उसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम इतने कैपेबल हैं, प्लस हमारे पास अच्छा खासा मोटिवेशन भी है कि हाँ भी जैसा उसको रिजल्ट मिला था तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग मोटिवेटेड भी हैं। अगर हम मोटिवेटेड भी हैं, हम कैपेबल भी हैं, हम उस बिहेवियर को करेंगे, जब करेंगे तो सीख जाएंगे, है ना, तो लर्निंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, बैंडूरा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, जिसके अंदर अटेंशन रहता है, रिटेंशन रहता है, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन रहता है, उसके अलावा फिर मोटिवेशन रहता है, आर्टिकुलेशन नहीं रहता है। पहले 2 और लास्ट के 2 रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। वो टीचर की नीड्स के ऊपर फोकस करती है, नहीं, नाम से पता लग रहा है लर्नर सेंटर है तो लर्नर के ऊपर फोकस करेगी, तो गलत होगी ये स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, लर्नर सेंटर जो अप्रोच है वो कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन के ऊपर फोकस होती है, मतलब कोऑपरेशन के साथ करना है, सबके साथ मिलजुल के काम करना है। तो ये सही स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंगली सही आंसर हो जाएगा 4th। चलिए स्वयं प्रभा के जो चैनल्स है किससे लिंक्ड हैं, बीसेज गांधीनगर से लिंक्ड है, 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टी पैक। टी पैक एक क्या है, ये इसके बारे में हम सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं, है ना। टी पैक एक मॉडल है जिसका बेसिकली फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब इसके ये है क्या मॉडल, उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बताती हूँ मैं आपको। ये मॉडल किसने दिया था, मिश्रा एंड कॉलर ने 2006 के अंदर दिया था। ये मॉडल में उन्होंने क्या बताया था कि टीचर को नॉलेज कितनी है टीचिंग की, है ना, टीचर को नॉलेज कितनी है टीचिंग की, कि कैसे सबसे पहले तो उसको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे उनको पैडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस वेज से पढ़ा रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, पैडागोजिकल में आ जाता है। उसके बाद 3rd नंबर पे वो क्या कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बने। तो अपनी टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए वो कौन कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजी का उन्होंने सही टाइम पे सही टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो उस चीज़ की उन्हें कितनी नॉलेज है वो इसमें आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल में आ जाता है। तो बेसिकली एक टीचर को कितनी नॉलेज है किस चीज़ की, कंटेंट की, पैडागोजिकल की यानी कि वेज की, और टूल्स की यानी कि टेक्नोलॉजी की, तो उससे रिलेटेड ये मॉडल है, दैट इज टी पैक। और इसके अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं, ये ना आप देखो, नॉलेज है, के है ना,
नॉलेज के साथ पहले तो टेक्नोलॉजिकल को जोड़ दिया, फिर उसके बाद पैडागोजिकल को जोड़ दिया, फिर कंटेंट को, यानी कि नॉलेज के साथ तीनों को एक एक बार जोड़ दिया, फिर उसके बाद सेम नॉलेज को ही दो दो के साथ जोड़ दिया, यानी कि नॉलेज को टेक्नोलॉजिकल और पैडागोजिकल के साथ जोड़ दिया, देन पैडागोजिकल एंड कंटेंट के साथ, देन टेक्नोलॉजिकल एंड कंटेंट के साथ, तो ये दो दो के साथ जोड़ दिया। उसके बाद नॉलेज को तीनों के साथ जोड़ दिया टेक्नोलॉजिकल, पैडागोजिकल एंड कंटेंट के साथ जोड़ दिया, तो ये टी पैक बन गया। तो मिलके कितने हो गए, 3 और 3 6 और 6 और 1 7, तो ये 7 कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, टीचर को नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, पैडागोजिकल भी यानी कि किस तरीके से पढ़ाना है, और कंटेंट की भी नॉलेज है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ये वाला है पैडागोजिकल और नॉलेज। तो इसमें क्या होता है, टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है उसकी नॉलेज है, पैडागोजिकल नॉलेज है, बट टेक्नोलॉजी और कंटेंट की नहीं है, ठीक है, बट पैडागोजिकल नॉलेज है। इसमें टेक्नोलॉजिकल में टीचर को टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, बाकी दोनों की नहीं है, तो इस तरीके से सारा वर्क करेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चन पे चलें तो टीपैक जो है वो 2006 में मिश्रा एंड कॉलर ने दिया था, बिल्कुल सही है। 6 कंपोनेंट्स है, गलत है, 7 है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। डन। चलिए आगे हम चलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि जो एंड में की जाती है, यानी कि जब पूरा का पूरा कोर्स वर्क हो चुका है, पूरा आफ्टर कोर्स वर्क हो चुका है, तब स्टूडेंट्स को ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सम्मेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जिसमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है एंड में, नहीं ड्यूरिंग द स्टडी किया जाता है, ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग द कोर्स किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सम्मेटिव बल्कि एंड में किया जाता है, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, टीचर क्लैरिफाई करते हैं डाउट्स को क्लास में, है ना। तो ये तो फॉर्मेटिव हो गया, मतलब ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर्स जब वो करते हैं वो फॉर्मेटिव हो जाता है। तो यानी कि ये उल्टे लिख रखे हैं, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। डन। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज स्वयं जो है वो इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सही है ये। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, जो स्वयं है उसको इनिशिएट किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। स्वयं प्रभा जो है उसको भी जो है वो बेसिकली इनिशिएट किया था MHRD ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वयं है MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, उसके अंडर ही किया था, बेसिकली दोनों एक ही टाइम पे इनिशिएट किए गए थे, ठीक है, 9 जुलाई को। उसके बाद हम बात करें तो स्वयं की, तो स्वयं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, बिल्कुल सही है। बट आगे क्या बोल रहे हैं, 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स नहीं 3 थे, तो एक गलत हो गई, ठीक है, ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद स्वयं जो है वो कॉपरेटली डेवलप किया था MHRD ने, जिसका भी नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सही है। AICT के साथ मिलके किया था, सही है। इन्फोसिस की हेल्प ली थी, गलत है। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प ली थी। तो अकॉर्डिंगली दोनों स्टेटमेंट आधी आधी सही है, आधी आधी नहीं सही है, तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स में आ जाएंगी। डन। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसी बेसिकली लर्निंग जहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं है, जहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं है, तो वो लर्निंग कौन सी होती है, लेटेंट लर्निंग होती है। लेटेंट लर्निंग का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। ऐसी लर्निंग बेसिकली ऐसी लर्निंग जहाँ पे आपने सीख तो लिया कुछ, बट वो सीखा ना एक बराबर है, यानी कि आपने सीख लिया, आपको पता है आपने सीख लिया, आपने अपने मन में सीख लिया, आपने अपने माइंड में सीख लिया, बट उस लर्निंग को आप अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस लर्निंग को आप इमीडिएटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिख ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है ना, आपको कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आपने लर्न तो कर लिया, बट वो लर्निंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो अभी सोई हुई है लर्निंग, ठीक है, लेटेंट है, क्योंकि वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है, तो वो लेटेंट हो जाती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज स्टेटमेंट्स दी हुई है। स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा जहाँ पे GSET 30 नहीं GSET 15 का यूज़ होता है, तो पहली गलत होगी स्टेटमेंट। उसके वजह से स्वयं प्रभा के चैनल्स जो है वो 24x पे चलते हैं, 24x7x पे, ये स्टेटमेंट सही है, तो अकॉर्डिंगली 4th हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं, ऐसी लर्निंग जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो वो कौन सा लर्निंग क्रेव के अंदर कौन सा पीरियड रहता है। मैं आपको लर्निंग कर्व के अंदर, सॉरी क्रेव नहीं कर्व, लर्निंग कर्व के मैं पहले आपको यहाँ पर बता देती हूँ कौन कौन से यहाँ पे ड्यूरेशंस रहती हैं, पीरियड्स रहती है। नॉर्मली जब बच्चा सीखता है ना, अब जैसे आप हो, आप पढ़ने बैठे 10-15 मिनट, आपको आधा घंटा तो फ्लो बनाने में लग जाता है ना, तो यहाँ पे फिर आपकी शुरू में जो है वो लर्निंग क्या होती है, स्लो होती है। इनिशियल स्टेज पे क्या होती है, लर्निंग स्लो होती है, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। यहाँ पे लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग मटीरियल से वो फेमिलियर होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है बच्चा, है ना, तो स्लो प्रोसेस होता है शुरू में। उसके बाद जब एक बार बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, जब उसकी जो इनिशियल डिफिकल्टीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं, उससे वो ओवरकम कर लेते हैं, उसके बाद एकदम से उसे बढ़िया तरीके से फ्लो में उसे 10-15 मिनट में ही पूरा टॉपिक समझ आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्पर्ट्स मतलब यहाँ पे क्या होता है,
जब बच्चे की जो लर्निंग है वो एकदम सडन हो जाती है, फास्ट हो जाती है, रैपिड हो जाती है, तो एकदम से आपकी बढ़िया लर्निंग होगी। उसके बाद धीरे 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 आप थकने लगे, है ना, तो आपकी जो लर्निंग है वो डिक्लाइन होने लग जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है वो लर्निंग कम होने लग जाती है। एंड उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है, प्लेटो टाइम आता है। प्लेटो एक बेसिकली वो ड्यूरेशन रहता है जहाँ पर ना तो आपकी लर्निंग डिक्लाइन होती है, ना ही आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं होती, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, कोई हलचल ही नहीं हो रही, तो वो नो लर्निंग पे आता है, यानी कि आपकी बिल्कुल भी लर्निंग नहीं हो रही है, तो वो प्लेटो में आ जाता है। डन। उसके बाद इरेगुलर प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली ये तो स्टेजेस हो गई हैं। नॉर्मली इरेगुलर प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है ना, जब बच्चा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है अपनी लर्निंग के टाइम पे, शो करता है। नॉर्मली होता है ना कई बार भी अपना मूड नहीं है, तो आप एक घंटा भी सामने बुक पढ़ी है तो भी अपन एक टॉपिक नहीं कर पा रहे, और जब मूड अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छी होती है, बढ़िया एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बढ़िया होते हैं, एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, कंसंट्रेशन के साथ अपन पढ़ने बैठे हैं, तब अपन 10 मिनट में वो टॉपिक निकाल देते हैं, है ना, तो वो होता है मतलब इरेगुलर प्रोग्रेस, यानी कि बच्चा जब फ्लक्चुएशन शो करता है लर्निंग के अंदर। और फाइनल स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप, बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहता है, एक बियॉन्ड एक लेवल रीच कर गया, एक लिमिट रीच कर गया है बच्चा, तो वो फाइनल स्टेज होती है। डन। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नो इम्प्रूवमेंट पूछा है, नो इम्प्रूवमेंट यानी कि लर्निंग के अंदर कोई भी यहाँ पे, तो नो लर्निंग कब होती है, वो प्लेटो स्टेज होती है, तो थर्ड आ जाएगा इसका सही। डन। चलिए आगे हम चलते हैं। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैडागोजी के कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे 5 दिए हुए हैं, वैसे 6 होते हैं, तो मैं आपको 6 भी बता दूंगी। इसको ना आप एक हर्बर्ट को एक बस आप साइड में रख दो, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचेंगे इसको, तो आप इसको अरेंज करके देखो। सबसे पहले तो क्या होगा, प्रिपरेशन होगी, है ना। यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे, बच्चों को देखेंगे, है ना, कि बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है, प्रायर नॉलेज कितनी है उनकी, तो उस बेसिस पे अपना सारा लेक्चर स्टडी मटेरियल रेडी करेंगे। उसके बाद उस स्टडी मटेरियल को क्या करेंगे, टीचर बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, है ना, बच्चों के सामने रखा है, लेक्चर डिलीवर किया है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर एसोसिएशन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि टीचर भी करवाने की कोशिश करेंगे। टीचर यहाँ पर जब प्रेजेंट करती है उसके बाद ट्राई करेंगे कि बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है ना, उससे वो कैसे न्यू नॉलेज को कनेक्ट करवा सकते हैं, एसोसिएट करवा सकते हैं, ताकि उस पुरानी नॉलेज के बेसिस पे बच्चा जो है वो नई नॉलेज को सीख जाए। जब बच्चा एक बार नई नॉलेज को सीखने लग जाएगा, तो उस नई नॉलेज के बेसिस पे बच्चा उस चीज़ को जर्नलाइज करने लगेगा, यानी कि बच्चा जो है वो खुद की थ्योरीज, खुद के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने लगेगा थोड़े थोड़े करके, है ना। तो बच्चा वहाँ पे अपनी न्यू नॉलेज को सीख जाएगा, एक जर्नल एक नॉलेज को सीख जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो उस चीज़ को अप्लाई भी करेगा, जो रियल लाइफ में अप्लाई करना है या सिचुएशंस में अप्लाई करना है, तो उस नॉलेज को बच्चा अप्लाई भी करेगा। उसके बाद एक 6th स्टेज इसमें और आती है, दैट इज़ रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में क्या होता है ना, कि यहाँ पर टीचर जो है वो देखते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं, उनके हो सकता है कुछ उनके कुछ बेसिकली टेस्ट ले लें, या उनसे कुछ प्रेजेंटेशंस दिलवा लें, जिससे वो टीचर एक्सेस कर पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। सो ये एक फाइनल स्टेप होता है, दैट इज़ रिकैपिचुलेशन। तो इसमें क्या होता है, टीचर बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। वो यहाँ पे नहीं दी हुई है, वैसे मैंने आपको बता दी है नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस में अरेंज करना था, हमने कर दिया, तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। एंट्री बिहेवियर क्या होता है, एंट्री बिहेवियर यानी कि वो स्टार्टिंग का बिहेवियर, जब बच्चा अपनी मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले वो शो करता है ना। एंट्री बिहेवियर नाम से देखो पता लग रहा है, जब अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तब शो करता है। और टर्मिनल बिहेवियर क्या होगा, जब पूरा का पूरा सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, उसके बाद उसका क्या चेंज्ड बिहेवियर है, उसके बाद की क्या एक्टिविटीज़ है, उसके बाद का क्या बिहेवियर है, वो बिहेवियर कब आ जाता है, टर्मिनल में आ जाता है। तो यहाँ पे ये उल्टा लिख रखा है, एंट्री बिहेवियर माने ऐसा रिस्पॉन्स, बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो आफ्टर द कंप्लीशन है, गलत। टर्मिनल बिफोर द प्रोसेस है, गलत, उल्टा लिख रखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज इनकरेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था टीचिंग का, ये तो आप सबको पता ही है ना, जो बीच का लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया था। उस अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर ना फर्दर उन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो कौन कौन से 5 स्टेप थे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ।
जैसे हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग लेवल में, बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद नहीं करता है, चीज़ों को समझने की भी कोशिश करता है ना। तो इसके अंदर 5 स्टेप्स क्या रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ भी बच्चे का जो है वो एंट्री लेवल बिहेवियर क्या है, यानी कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है, बच्चा ऑलरेडी कितने उसने सीखा हुआ है, बच्चा कितना सीख के आया है, क्या उसका लेवल है, उस चीज़ को वो एक्सप्लोर करेंगे टीचर। फिर उसके बेसिस पे अपना सारा स्टडी मटेरियल, अपने लेक्चर्स को डिज़ाइन करके उनके बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, है ना। जब टीचर ने प्रेजेंट कर दिया है अपना सारा का सारा जो भी उनका लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, वो प्रेजेंट कर दिया, बच्चों को ओवरव्यू दे दिया, उसके बाद बच्चा क्या करता है यहाँ पर उसके बेसिस पे उस चीज़ को सीखता है बैठ के। असिमिलेशन मैंने अभी आपको बताया था ना, जब बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को सीखता है और साथ ही साथ जो है खुद के आइडियाज़ को डेवलप करने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है, पुरानी के साथ लिंक करने की कोशिश करता है, पुरानी के साथ लिंक करके न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है और खुद के कुछ आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता है। जब उसने यहाँ पर न्यू नॉलेज को सीख लिया है तो उसके बाद विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर एट द एंड फिर बच्चे को अभी न्यू नॉलेज तो मिल ही गई है ना, तो उसको वो सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ नोट्स बना लिए, कुछ रीडिंग मटेरियल बना दिया, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को वो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट आ जाता है, दैट इज़ रेकिटेशन। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चों से कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे ने जो भी सीखा है, जो भी उसकी लर्नड नॉलेज है अब तक की, उसको उसने सिस्टमेटिकली अरेंज तो कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे वो वर्बली एक्सप्रेस करते हैं, स्टूडेंट टीचर को बताते हैं। इससे टीचर को भी पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना समझा है, कितना सीखा है। तो ये बेसिकली 5 यहाँ पर स्टेप्स रहते हैं जिसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगी, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी, देन उसके बाद असिमिलेशन होगी, देन उसके बाद ऑर्गेनाइज करेगा बच्चा एंड देन एट लास्ट रेकिटेशन होगी। डन। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 40th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बच्चा जो है वो पहले सभी चीज़ों को सेपरेटली देख रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मैन, वीमेन, एनिमल, बर्ड सबको कर रहा है। देन उसके बाद उस सबको यूनिफाई कर रहा है, एक इकट्ठा करके उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंगल कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, जर्नलाइजेशन बोलेंगे। जर्नलाइजेशन में यही होता है ना, जैसे मैंने आपको इंडक्टिव अप्रोच भी बताई थी जो हमारे लास्ट लेक्चर्स थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसके अंदर कि बच्चा जो है वो पहले सिंगल सिंगल चीज़ को देखता है, एग्जांपल्स को देखता है, देन उसको इकट्ठा करके एक सिंगल कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करता है या कुछ थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। डन। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, यानी कि मिलजुल के लर्निंग करनी है। तो उनमें से कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं होगा, कोऑपरेटिव है तो कंपटीशन कहाँ से आ गया, है ना। बाकी इंटरडिपेंडेंस होगी, बच्चे एक दूसरे के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव तरीके से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ग्रुप भी रहता है, ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, ग्रुप में काम करते हैं, कोलैबोरेटिव मिलजुल के काम करते हैं। बाकी अकाउंटेबिलिटी सबकी अपनी अपनी होती है, इंडिविजुअल होती है, मिलजुल के काम करते हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो सेकेंड हो जाएगा। डन। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटा कॉग्निशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि आप खुद के थॉट्स को कितना बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। खुद की जो लर्निंग है, जैसे अभी आप सब बड़े हैं, आप सब नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो खुद की जो लर्निंग है वो कैसे करनी है, कैसे प्लान बनाना है, क्या कुछ टॉपिक्स करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। उसके बाद हमने, आप खुद टेस्ट भी परफॉर्म करते हो, MCQs भी सॉल्व करते हो, पेपर भी करते हो, जिससे आप खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि मैंने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, मेटा कॉग्निशन हो जाता है, यानी कि थॉट प्रोसेस, खुद के थॉट प्रोसेस को यहाँ पे बच्चा समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अब एक बच्चा जो है वो, उसके अंदर मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है ना, तो वो ऑब्वियसली सी बात है, जब वो खुद को समझ पा रहा है, खुद के थॉट्स को समझ पा रहा है, खुद की लर्निंग को समझ पा रहा है, प्लान कर पा रहा है, मॉनिटर कर पा रहा है, तो वो बेटर समझेगा, क्विकली समझेगा, बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स लर्न करेंगे, है ना। और वहीं एक बच्चा जो है जिसके अंदर मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है, खुद के थॉट्स या खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग है वो भी डाउन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो मेटा कॉग्निशन है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, किसमें क्रिएट करती है कि बच्चा कितनी जल्दी सीख रहा है और कितना जल्दी नहीं सीख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। डन।
चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट है, यानी कि यहाँ पर टीचर जो है वो क्लासरूम को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आपको नाम से पता लग रहा है कि एक तरीके से टीचर सेंटर्ड हो गई कि नहीं होगी, है ना। तो उस टीचर अगर मेन यहाँ पे है तो उसके अंदर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। टीचर जो है वो सोल लीडर होंगे, अपने आप डिसिप्लिन नहीं आएगा, टीचर जो है वो डिसिप्लिन लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर टीचर जो है वो सोल लीडर हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा। डन। चलिए आगे हम बात करें तो कितनी बढ़िया मेमोरी है, कितनी अच्छी मेमोरी है, क्वालिटी क्या है मेमोरी की, वो किस बेसिस पे हम जज कर पाते हैं। बच्चा कितनी ज़्यादा रिटेन कर पा रहा है, मतलब जो भी उसने सीखा है अगर उसे याद रह रहा है, रिटेन रह रहा है उसके, वो भूल नहीं रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी अच्छी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैडलेट क्या है, एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं क्विजेज एंड ऑल क्रिएट करने के लिए, सर्वेज वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पैडलेट क्या होता है ना, एक तरीके से बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड होता है। क्या होता है, ऑनलाइन एक तरीके से आप बोल सकते हो बुलेटिन बोर्ड होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं, यूज़र्स हैं, उन्होंने अपने कोई क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं, कुछ वीडियोस पोस्ट करनी है, कोई लिंक्स पोस्ट करने हैं, कोई भी टाइप के रिसोर्सेज हैं, कोई आपके पास स्टडी मटेरियल है वो आपको पोस्ट करना है। जैसे अभी आप देखते नहीं हो कि आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट ओपन करके बैठे हो तो वहाँ पे अब बहुत जनों ने वहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर रखे हैं, कोई स्टडी मटेरियल पोस्ट कर रखा है, कोई आंसर पोस्ट कर रखे हैं और आप उनको पढ़ पा रहे हो, है ना। तो एक तरीके से वो हो जाता है पैडलेट, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड जैसा सा होता है। वहाँ पे यूज़र्स क्या करते हैं, अपनी जो भी चीज़ें होती हैं उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो अदर मेम्बर्स हैं, अदर जो बंदे हैं वो उस चीज़ को क्या कर सके, उस पोस्टिंग्स को देख सके। और अगर ऑनर अलाउ करते हैं तो उस पर कॉमेंट भी कर पाते हैं और उसको उसके ऊपर वोटिंग भी दे पाते हैं, अगर ऑनर अलाउड करते हैं। वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, बट यहाँ पे बेसिक मीनिंग की बात करें हम तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज पोस्ट करने हैं, कोई भी लिंक्स डालने हैं, मटेरियल डालना है, तो उसके लिए एक पैडलेट प्लेटफॉर्म रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। उसके बाद सीसो क्या है, एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स मिलके वर्क करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, पीडीएफ्स वीडियोस के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट पे जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, विगोत्स्की जो है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, एम्फसाइज करती है कि जो बच्चे हैं ना, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी लर्निंग कैसे होती है, सोशल इंटरेक्शन से होती है। उनके जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, या उनके जो पीयर्स हैं, उनके साथ में जो बच्चे अदर पीयर्स हैं, उनके साथ जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तब जो है वो बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं विगोत्स्की में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एडल्ट्स का या अदर पीयर्स का यहाँ पे रहता है। कोई भी नॉर्मली जो विगोत्स्की थ्योरी है ना, ये विगोत्स्की एक ऑथर का नेम है, सरनेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, विगोत्स्की जो है थ्योरी क्या बोलती है कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, जहाँ पे दूसरों का रोल ज़्यादा रहता है बच्चे की लर्निंग के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ये वो एरिया होता है जहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है अकेला ही, दूसरों की हेल्प के बिना। ये तो उल्टा हो गया ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ पे बच्चा दूसरे की हेल्प लेता है ना, खुद नहीं कर पा रहा तभी वो हेल्प लेता है, लेकर के फिर वो खुद कर पाता है अकेला, पहले वो हेल्प लेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सही आंसर हो जाएगा थर्ड। डन। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन है जिसको यूज़ करके हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला ने दी थी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, पिक-रैट मॉडल है। अब ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से रिलेटेड मॉडल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पिक स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पे हमें इसका बताना है कि पी से क्या है, आई से क्या है और सी से क्या है ना। यहाँ पे इनिशियल से इन्होंने दे दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में बता देती हूँ। जो पिक-रैट मॉडल है ये एक टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन मॉडल है। यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे पहले तो बच्चे का पिक में क्या होता है ना, पीआईसी में क्या होता है कि स्टूडेंट का, बच्चे का क्या रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी से, यानी कि बच्चा कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी से। डन। उसके बाद रैट में क्या होता है, आरएटी में क्या होता है यहाँ पे, यानी कि जब टीचर जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो टीचर की जो प्रीवियस जो लेसन्स थे, प्रीवियस लेक्चर्स थे या प्रीवियस प्रैक्टिस थी, उसके ऊपर उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वो कितनी ज़्यादा चेंज हुई है, वो बताता है रैट। इसमें नॉर्मली होता क्या है
सबसे पहले शुरू में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम है, तो यहाँ पे बच्चा पैसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, बस बैठा बैठा सुन रहा है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता है वैसे वैसे बच्चा इंटरेक्ट करता है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर बच्चा और ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, क्रिएटिव होता है, खुद के क्रिएशंस लेकर के आता है, तो ये वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इसके बाद रैट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर टीचर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे होते हैं, जो पुराने मैथड्स हैं उनको रिप्लेस करके अपना जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड आएगा दैट इज़ एम्पलीफिकेशन, इसमें वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है ना, उनके जो लेसन्स की, उनके जो लेक्चर्स की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो वो एम्प्लीकेशन में यानी कि उनकी एफिशिएंसी लेक्चर्स की बढ़ गई है, अब थोड़ी तो बढ़ गई है। उसके बाद लास्ट आता है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि पूरा ही अच्छे से इम्पैक्ट पड़ गया है टेक्नोलॉजी का टीचर के लेसन्स के ऊपर, यानी कि टीचर का पूरा जो लेसन है, पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो ही ट्रांसफॉर्म हो गया है पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है वो जूम मीटिंग का यूज़ कर रहे हैं ना, तो जूम मीटिंग यहाँ पे हो रहा है क्लासेस के लिए, तो टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ भी हो रहा है, बच्चा लाइव इंटरैक्ट भी कर पा रहा है, वीडियोस भी चल रही हैं, पीपीटीज भी हैं, है ना, सब कुछ है। तो यहाँ पे पूरा लेक्चर देने का तरीका ही चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमें तो बस अकेली फुल फॉर्म ही बतानी थी इसकी, बट मैंने आपको बेसिक यहाँ पर मॉडल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी अभी, पैसिव, इंटरैक्टिव एंड क्रिएटिव। डन। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डैश टेक्निक होती है जहाँ पर सपोर्ट का लेवल जो है वो रहता है, प्लस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट परफॉर्मेंस वो चेंज होता रहता है। लाइक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है तो सपोर्ट कम हो जाएगा, थोड़ी बुरी है, अभी कम है, डाउन है, तो सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी मैंने आपको थोड़ा लास्ट पीछे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में बताया था इसी लेक्चर के अंदर कि ऐसे से ऐसे याद रख लेना, याद है ना, स्कैफोल्डिंग से सपोर्ट याद रख लेना कि स्कैफोल्डिंग ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे बेसिकली बच्चे को सिखाया जाता है कंप्लीट उसे सपोर्ट दे करके, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। डन। चलिए आगे हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लेक्चर के 50th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड दी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है मेमोरी लेवल का, कि बच्चे जो है वो खुद की थिंकिंग डेवलप करें। नहीं, मेमोरी लेवल में तो क्या होता है बच्चे याद कर रहे होते हैं चीज़ों को, है ना, तो खुद की वो थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे, जब वो मार ही रटे रहे हैं, जब वो मार चीज़ें कर ही याद रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ जो टीचिंग रहती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चों के अंदर वो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, प्लस चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, इंडिपेंडेंटली कैसे सोचना है, वो एबिलिटीज़ को डेवलप करना है, चीज़ों को कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। डन। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे, जो आगे के क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वो लेक्चर प्लीज़ हमारे आप NTA GC नेट के ग्रुप में भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हो वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपकी आई होप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश की है, ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उनको भी मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि आपको बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पता लग जाए, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।